हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पार्टनरशिप सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप के लिए कौन सा एक्ट बना हुआ है, पार्टनरशिप की डेफिनेशंस क्या है और इससे रिलेटेड एंट्रीज या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करे जाते हैं। अगर एक नॉर्मल किसी पर्सन से अगर हम बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है, तो कोई भी आदमी पार्टनरशिप का जब नाम सुनता है तो उसे समझ में आता है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के किसी काम को करते हैं और उस काम में होने वाले प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको पार्टनरशिप बोला जाता है। लेकिन जब हम पार्टनरशिप को बुक के हिसाब से पढ़ते हैं, एज पर द रूल पढ़ते हैं, तो पार्टनरशिप के लिए एक सर्टेन डेफिनेशन गिवन है और वो डेफिनेशन गिवन है पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अंदर। यानी कि पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन गिवन है दैट इज एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। क्या डेफिनेशन है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन। इट इज रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन हु एग्री टू शेयर अ प्रॉफिट। जो किसके लिए एग्री हुए हैं? प्रॉफिट को बांटने के लिए। हु एग्री टू शेयर अ प्रॉफिट इन अ बिजनेस। किसका प्रॉफिट होना चाहिए? किसी बिजनेस का, किसी ऐसे एक्टिविटीज का जिसमें वो काम कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड बिजनेस। यानी कि दो या दो से ज्यादा लोग जब मिल करके किसी ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में बांटने के लिए तैयार होते हैं, जो बिजनेस या तो वो सब चला रहे हो कैरीड बाय ऑल, या उन सबकी सहमति से कोई एक चला रहा हो, वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी अगर हम पार्टनरशिप को उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझेंगे तो क्या याद रखना है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन हु एग्री टू शेयर अ प्रॉफिट इन अ बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के जब किसी ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में बांटने के लिए तैयार होते हैं, जो बिजनेस या तो वो सब मिलके चला रहे हो या उन सबकी सहमति से कोई एक उस बिजनेस को चला रहा हो, इसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। अगर हम इसमें देखेंगे तो क्या कौन से फीचर्स हैं जो पार्टनरशिप के लिए इंपॉर्टेंट है? पहला है रिलेशनशिप होनी चाहिए दो और मोर देन टू, टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। दूसरा कंसेप्ट है कि वो प्रॉफिट के लिए साथ में आए हो। तीसरा, प्रॉफिट होना चाहिए किसी बिजनेस का, और कैसे बिजनेस का? लॉफुल बिजनेस। लॉफुल मतलब लीगल बिजनेस। ऐसा नहीं है कि दो लोग तीन लोग मिलकर चोरी करने का प्रोग्राम बनाए और कहें कि हमारी पार्टनरशिप है। बिजनेस शुड बी अ लीगल, बिजनेस शुड बी अ लॉफुल। और चौथा पॉइंट है कि उस बिजनेस को या तो वो सारे चला रहे हो ऑल, या उन सबकी सहमति से कोई एक चला रहा हो। यानी कि किसी भी पार्टनरशिप के अंदर दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो, प्रॉफिट किसी बिजनेस का होना चाहिए जो बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, और उस बिजनेस को या तो वो सब चला रहे हो या उन सबकी सहमति से कोई एक चला रहा हो। दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। ये डेफिनेशन है पार्टनरशिप की जो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद है पार्टनरशिप जब हम करते हैं तो पार्टनरशिप में मेंबर्स कितने होते हैं? मेंबर बेसिकली पार्टनरशिप के अंदर जो मिनिमम मेंबर होते हैं वो दो मेंबर होते हैं। यानी कि कम से कम दो लोग चाहिए। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं तो मिनिमम आपको दो लोग चाहिए, और जो मैक्सिमम आपको पार्टनरशिप में मेंबर चाहिए वो चाहिए आपको 50। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर कितने होंगे, यह बात पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बोली गई है। यह इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट है। यानी कि पार्टनरशिप के अंदर कितने मेंबर होंगे ये कंपनी एक्ट में डिफाइन किया गया है। पार्टनरशिप एक्ट में इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम मेंबर कितने होंगे? दो। मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 50। आगे जाके अलग अलग तरीके की पार्टनरशिप होती है और फिर वहां पे आप और कुछ डिटेल और पढ़ सकते हैं। लेकिन 12th के स्टैंडर्ड पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मिनिमम मेंबर दो होते हैं, मैक्सिमम 50 मेंबर होते हैं। और पार्टनरशिप के लिए एक्ट बना हुआ है पार्टनरशिप एक्ट 1932, याद रखिएगा। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन गिवन है सेक्शन 4 के अंदर,
और उसमें लिखा गया है कि इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन हु एग्री टू शेयर अ प्रॉफिट इन अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसे कॉपी करिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके बाद दूसरा टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। एक बार पार्टनरशिप हमने पढ़ ली, पार्टनरशिप होती क्या है। फिर अगर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के जब किसी बिजनेस को चलाएंगे तो आपस में म्यूचुअली कुछ डिसाइड करेंगे, कोई रिटर्न एग्रीमेंट बनाएंगे कि भाई अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा, कैपिटल कौन कितनी कंट्रीब्यूट करेगा, कौन कितना टाइम लगाएगा, कौन किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसके पास में क्या अथॉरिटीज होंगी, ये सब हमें प्री डिफाइन करना पड़ेगा, हमें पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा। इसके लिए हमें बनानी पड़ती है पार्टनरशिप डीड। अगर कोई आपसे पूछे कि पार्टनरशिप डीड क्या है, तो इट इज रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। क्या है पार्टनरशिप डीड? इट इज रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसे ही पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट का मतलब अगर दो लोग, तीन लोग, चार लोग मिलकर के पार्टनरशिप कर रहे हैं तो पहले उन्हें आपस में डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कौन कितना पैसा लगा रहा, कौन किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, वो तमाम चीजें उन्हें कागज में लिखनी पड़ती है और उसको ही हम रिटन एग्रीमेंट कहते हैं। और पार्टनरशिप के टर्म्स में उसको हम लोग डीड कहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, जो पार्टनरशिप डीड होती है वो डीड हमेशा रिटन हो ये जरूरी नहीं है। डीड ऑरल भी हो सकती है और डीड रिटन भी हो सकती है, लेकिन जो ऑरल डीड होगी वो वैल्यू नहीं होती, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर पार्टनर्स ने ऑरली कुछ डिसाइड किया है, कल को उनके बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और वो कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट अगर उनसे डीड के बारे में पूछेगा और डीड अगर कोई रिटन नहीं होगी तो कोर्ट वहां पर आपकी ऑरल डीड को एडमिट नहीं करेगा, उसको नहीं मानेगा। यानी कि जो डीड एक्चुअली होनी चाहिए वो रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, रिटन होनी चाहिए। इसीलिए मैंने लिखा इट इज रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है कि पार्टनरशिप डीड में वैसे तो बहुत सारी चीजें लिखी जाती है, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। मैं आपको कुछ फॉर्मेट बता रहा हूं। सबसे पहले हमें पार्टनरशिप डीड में लिखना होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। हम किस फर्म में पार्टनरशिप कर रहे हैं, उसका नाम और उसकी लोकेशन कहां पे, वो कहां पे एस्टेब्लिश है, वो एड्रेस हमें डालना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट लिखा जाएगा नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स कौन कौन है, उनके क्या नाम है और उनके क्या एड्रेस है, ये पॉइंट भी हमें पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना पड़ता है। तीसरा है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कौन पार्टनर कितना कैपिटल लगाएगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यानी कि कौन पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, यह भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जो पार्टनरशिप डीड में रिकॉर्ड करी जाती है। चौथा है नेचर ऑफ बिजनेस। आप किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, किस प्रकार के पार्टनरशिप फर्म को तैयार कर रहे हैं, नेचर ऑफ बिजनेस। आप कोई ट्रेडिंग कंपनी खोल रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल रहे हैं, कोई सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी कंपनी खोल रहे हैं, जो भी काम आप करेंगे वो आपको अपने एग्रीमेंट में मेंशन करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने पार्टनरशिप बनाई ट्रेडिंग के लिए और कल को आप वहां पर कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू आपने कर दिया, कल को आपने कोई सर्विस प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया, तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। जो भी आप काम के लिए पार्टनरशिप करेंगे, कल को आप अपने बिजनेस का नेचर बदलते हैं तो आपको अपनी डीड में वो मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा कि अब हम इस प्रकार के बिजनेस को करेंगे इन फ्यूचर। तो दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस। पांचवी इंफॉर्मेशन है अगर प्रॉफिट कल को होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या होगा। जो पार्टनर्स है वो प्रॉफिट और लॉस को आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या रेशियो रहेगा। 6 पॉइंट है कोई पार्टनर अगर बिजनेस में ज्यादा टाइम देता है तो क्या उसको सैलरी दी जाएगी, और दी जाएगी तो उसकी सैलरी कितनी होगी वो डिफाइन करना पड़ेगा। 7 पॉइंट है क्या किसी पार्टनर को कमीशन दिया जा सकता है,
और अगर कमीशन दिया जाएगा तो कितना कमीशन दिया जाएगा। अगर मान के चलो कोई पार्टनर ऐसा है जिसके कॉन्ट्रैक्ट अच्छे हैं, जो काम ला के दे रहा है, तो क्या उस काम के बदले में उसको कोई कमीशन दिया जाएगा, और दिया जाएगा तो वो कितना होगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या किसी पार्टनर्स को उसकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या पार्टनर्स को उनके ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके अलावा जो पार्टनर्स के अगर लोन कोई है तो क्या लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। और सीधे कंक्लूड कर रहा हूं मैं, राइट्स ऑफ पार्टनर, किस पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होंगे। और 12th है ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। अगर आप अपनी बुक खोलेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको और मिल सकती हैं, जैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, यानी कि हर एक पार्टनर्स की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अलग ड्यूटीज होंगी, और वो भी पार्टनरशिप डीड में डिफाइन किया गया होगा। यानी कि याद रखिए, अगर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, हमें पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है। पार्टनरशिप डीड में हमें अलग अलग कंटेंट लिखने होंगे। आप अगर बुक्स में देखेंगे तो उसमें 17, 18, 20 कंटेंट हो सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है और जो मेन है वो आपको यही याद रखने हैं। इसमें से भी ये वाले जो कंटेंट है, यहां से लेकर और यहां तक, यानी कि ये न्यूमेरिकल कंटेंट है। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको जरूरत पड़ेगी। आपको नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म के को न्यूमेरिकल में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, सैलरी देनी है नहीं देनी है, कमीशन देना नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है या नहीं देना है, ये सब की रिक्वायरमेंट आपको जब आप इसकी न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको जरूरत पड़ेगी। अगर पार्टनरशिप डीड आपने बनाई है तो उसमें जो बातें आपने लिखी गई होंगी, कल को आप पार्टनर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, आप कोर्ट में जाते हैं, तो जो जज फैसला करेगा, यानी कोर्ट में जो बात सुनी जाएगी, वो उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा जो पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है। कोई चीज ऐसी है जो पार्टनरशिप डीड में आपने नहीं लिखी है और कोई पार्टनर उसको क्लेम कर रहा है, तो फिर उसका क्लेम जज अकॉर्डिंग टू एक्ट फॉलो करेगा। यानी कि अगर हम ये कहें कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, जैसे यहां पे एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं, इफ देयर इज नो डीड, अगर पार्टनर्स ने आपस में कोई डीड नहीं बनाई तो पार्टनर्स में कॉन्फ्लिक्ट तो तब भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम तो तब भी हो सकती है। तो उस सिनेरियो में, उस सिचुएशन में प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए जो जिस चीज को बेस माना जाएगा वो होगा एक्ट। इफ देयर इज नो डीड then we have to follow the act, then we have to follow act। अगर डीड नहीं है तो हमें पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। किसको एक्ट फॉलो करना पड़ेगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932 को। कब बोला मैंने ऐसा? जब हमारे पास में क्या नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है। या तो आप डीड बनाओ, और अगर आप डीड नहीं बनाते हो तो आपको एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। और एक्ट क्या कहता है, मैं सिर्फ इनके बारे में बात कर रहा हूं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि एक्ट इनके बारे में क्या कहता है, क्योंकि आगे हमें इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले एक्ट कहता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होगा वो इक्वली होगा। क्या होगा? अब किसी कोई एक्स पार्टनर है, मान के चलो, देखिए कोई पार्टनर है मिस्टर एक्स, उसने 5 लाख रुपए लगाए, और कोई पार्टनर है मिस्टर वाई, उसने 1 ही लाख लगाया। अब एक्स इस बात के लिए तैयार नहीं है कि प्रॉफिट बराबर बटे, क्योंकि एक्स ने कैपिटल ज्यादा लगाई है, वाई ने कैपिटल कम लगाई है। दोनों का कॉन्फ्लिक्ट होता है और दोनों कोर्ट में चले जाते हैं। और इन दोनों ने क्या करा कि जब पार्टनरशिप शुरू करी तो डीड नहीं बनाई। अगर डीड नहीं बनाई और ये कोर्ट में चले गए, एक्स ने कहा कि सर मैंने 5 लाख रुपए लगाए हैं और मेरे को प्रॉफिट उतना क्यों मिलेगा, जबकि इसने 1 ही लाख रुपए लगा रखा है, बराबर प्रॉफिट क्यों मिलेगा? तो कोर्ट जो फैसला करेगा वो आपसे पूछेगा कि क्या आपने कोई एग्रीमेंट बनाया था, क्या आपने कोई डीड बनाई थी। और अगर आपने कोई डीड नहीं बनाई है तो आपको एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। और एक्ट कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस को हमेशा इक्वली ही बांटा जाएगा, चाहे आपने जो मर्जी पैसा लगाया हो। गॉट इट? यानी कि अगर डीड नहीं है तो आपका जो भी ट्रीटमेंट होगा वो अकॉर्डिंग टू एक्ट होगा। गॉट इट? और आपके क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो गिवन नहीं है तो इसका हम ये मतलब निकालेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वली है। हमेशा याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि वो अब्सेंस ऑफ डीड मतलब इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, कि अगर डीड में नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है, इक्वली है। ये हमेशा याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट है सैलरी।
सैलरी नहीं दी जाएगी, चाहे पार्टनर्स आपका फुल टाइम है, एक पार्टनर आपका 15 घंटे काम कर रहा है और दूसरा 5 घंटे ही काम कर रहा है। जो 15 घंटे काम कर रहा है, अगर वो क्लेम करता है कि मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए और डीड नहीं बनी है, तो फिर उसके क्लेम को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको एक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। और एक्ट कहता है कि पार्टनर्स को कोई सैलरी नहीं मिलनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है कमीशन, कमीशन भी नहीं दिया जाएगा। चौथा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जाएगा। पांचवा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नहीं दिया जाएगा। और 6 पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दिया जाएगा 6%, याद रखिएगा इस बात को। ये इंफॉर्मेशन है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इफ देयर इज नो डीड देन वी हैव टू फॉलो द एक्ट, एंड एक्ट सेज profit and loss ratio will distribute equally, salary, commission, interest on capital, interest on drawing will not be allowed, only interest on loan is allowed at the rate of 6%। ये आपको याद रखना है। तो दिस इज द टॉपिक जहां पे आपने पढ़ा कि पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप के अंदर कितने मेंबर्स होने चाहिए, मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, मैक्सिमम मेंबर कितने होने चाहिए, डीड में कौन से पॉइंट लिखे जाते हैं, अगर डीड नहीं है तो हमें एक्ट को फॉलो करना होता है, और एक्ट क्या कहता है, एक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीजें एक्सेप्टेड है, ये मैंने आपको बताई। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पे मैं आपको बता दूं, कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है क्या पार्टनरशिप डीड को बनाना कंपलसरी है, तो हमें समझ में आया कि कंपलसरी नहीं है। अगर कंपलसरी होता तो ये वाला प्रोविजन होता ही नहीं। इसका मतलब है कि पार्टनरशिप डीड को तैयार करना कंपलसरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आप कर रहे हैं तो आपकी सेफ्टी है, नहीं करेंगे तो आपको एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। गॉट इट? तो दिस इज द टॉपिक। आज की टॉपिक में हम इतना ही रखते हैं कि पार्टनरशिप क्या है, और जो जो चीजें मैंने आपको बताई इसके बाद रिव्यू कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे जनरल एंट्रीज कैसे पास करते हैं, बेसिक्स, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैसे हम लोग बनाते हैं, क्या मतलब होता है दोनों का। थैंक यू वेरी मच।